Yes, class, welcome back to you all on my YouTube channel Learning Creations। आज के क्लास में हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्लास है हमारे रिसर्च की, तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि रिसर्च होता क्या है। अभी तक आपने पढ़ा होगा बहुत जगह रिसर्च ये है वो है। आज की क्लास में मैं आपको हर चीज की कीवर्ड्स देने वाली हूँ, क्योंकि देखो हमारा जो एग्जाम है यूजीसी नेट का वो एमसीक्यू बेस आता है, एंड एमसीक्यू बेस एग्जाम में आपको कीवर्ड अप्रोच पे फोकस करना पड़ता है। तो एक्चुअली में रिसर्च क्या है? रिसर्च नाम से ही बताता है, रिसर्च। कोई चीज पहले सर्च हो चुकी है, किसी चीज के बारे में हमारे पास ऑलरेडी नॉलेज है, उस नॉलेज को अगेन से क्रिएट करना इज ऑल अबाउट रिसर्च। तो आप कह सकते हो रिसर्च क्या है? रिसर्च इज सर्च करते हैं फॉर नॉलेज। रिसर्च इज सर्च फॉर नॉलेज। समझ में आया? सिंपल सा। अगर हम साइंटिफिक मैनर में देखें तो रिसर्च को आप कह सकते हो ये एक साइंटिफिक और सिस्टमैटिक रिसर्च है। कैसे रिसर्च है? साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक। अब ये साइंटिफिक और सिस्टमैटिक का मतलब क्या है कि जो हम रिसर्च करेंगे उसके कुछ फिक्स्ड रूल रेगुलेशन होगा, रिजिडिटी होगी हमारे टाइप रिसर्च करने के तरीके में। हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च आगे की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, इसे नेक्स्ट क्लास ही रखेंगे अपनी टाइप ऑफ रिसर्च की। तो टाइप ऑफ रिसर्च में आपको क्या देखना है कि रिसर्च जो है वो अलग अलग डायमेंशंस में है। फिर हम हाइपोथेसिस बना के उसको टेस्ट करते हैं। तो वो रिसर्च बनाना, टेस्ट करना, तो ये एक सिस्टमैटिक तरीका है, और इसी तरीके से हमें चीजों को लेके चलना पड़ेगा। सिस्टमैटिक तरीका आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। रिसर्च के लिए आपको एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। समझ में आया? रिसर्च को ही आप केयरफुल, जितने भी ये पॉइंट मैं लिख रही हूँ, दिस इज योर फर्स्ट सेकंड, ये जितने भी मैं पॉइंट लिख रही हूँ ना, ये कीवर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख लेना आप। केयरफुल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? छानबीन करना। जब अच्छे तरीके से किसी चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को लेते हुए हम छानबीन करते हैं, तो वो भी हमारे रिसर्च कहलाती है। तो रिसर्च क्यों की जाती है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? मेरे को ये बता, इसको मैं फ्रेश पेज पे बनाती हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है रिसर्च के? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च? रिसर्च हम क्यों करते हैं? रिसर्च करते हैं सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन कब करेंगे? जब कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम करते हैं। रिसर्च हम करते हैं कोई ना कोई एक अनदर मेथड फाइंड करने के लिए, या अनदर फ्रेमवर्क के लिए। आपके पास एक काम करने का एक तरीका है, आप चाहते हो कि कोई और दूसरा तरीका भी निकल जाए उसी काम को करने का। हमारे पास नई नई मशीन्स आती है, नई नई एआई टूल्स आते हैं। कैसे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई न्यू तरीका फाइंड करने के लिए, कोई न्यू मेथड फाइंड करने के लिए, या आप कह सकते हो नॉलेज को जनरेट करने के लिए। नॉलेज को जनरेट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं, या नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए, या आप कह सकते हो इनोवेशन के लिए। कुछ एक्सप्लोर किया जाता है रिसर्च में। एक्सप्लोर एंड एनालिसिस ऑफ जनरल इशू। एक्सप्लोर एंड एनालिसिस ऑफ जनरल इशू। समझ में आया रिसर्च क्या है? इसी में हम ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं कि जो पुराना डाटा है उसको रिव्यू किया जाता है। रिव्यू एंड सिंथेसिस। देखो, एक टर्म होती है एनालिसिस और एक होती है सिंथेसिस। एनालिसिस और सिंथेसिस में फर्क क्या होता है, मेरे को ये बताओ। हम टीचिंग एप्टीट्यूड में एक ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ी होगी सभी ने, बहुत इजी है।
बेसिक स्टार्ट सेकंड थर्ड क्लास में ही आ जाती है टीचिंग की ये। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी में आपकी 3 चीजें, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन, 3 डोमेन पढ़ते हैं। उसमें से आपका कॉग्निटिव डोमेन होता है एक। कॉग्निटिव डोमेन में क्या आता है? नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवेल्युएशन। याद आया? सारा रिवाइज हो जाएगा पहले का भी। अलग अलग सब्जेक्ट कैसे रिलेट कर लेंगे हर चीज को, बस आप क्लास में कंटिन्यू रहना, कोई बीच में लीव नहीं करेगा। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस एंड सिंथेसिस। अब ये एनालिसिस और सिंथेसिस में क्या फर्क होता है? देखो, एनालिसिस का मतलब होता है कि इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर देना छोटे छोटे पार्ट में और हर एक पार्ट के साथ दूसरे पार्ट के रिलेशनशिप को देखना। और सिंथेसिस का मतलब होता है कि जो आपने चीज, जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज आपने ले ली है, उस नॉलेज को यूज करते हुए कोई नई क्रिएटिविटी करना। एनालिसिस में तो आपने हर चीज के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट को समझ लिया कि ये इसके पॉजिटिव पॉइंट, ये इसके नेगेटिव पॉइंट, और इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। लेकिन उससे एक स्टेप आगे समझने के बाद जब आप खुद अपनी थ्योरी डेवलप करने के लायक हो जाते हो, दिस इज सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या है? कंप्लाई इंफॉर्मेशन इन ए न्यू वे। क्या है? कंप्लाई इंफॉर्मेशन इन न्यू वे। समझ में आया? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च समझ में आ रही है ना चीजें? बिल्कुल बेसिक से मैंने रिसर्च के मीनिंग से आपको लेके चक्कर चला है आज। देखो, एक चीज और समझ लो, रिसर्च और डिस्कवरी क्या फर्क होता है भाई? रिसर्च और डिस्कवरी में क्या फर्क होता है? रिसर्च तो मैंने अभी आपको बताया, सिस्टमेटिक प्लान तरीके से कोई इन्वेस्टिगेशन करी गई है न्यू नॉलेज को लेने के लिए, है ना? लेकिन डिस्कवरी में क्या होता है? डिस्कवरी में आप उन चीजों को ढूंढते हो, फाइंड करते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है लेकिन उनका किसी को पता नहीं था। फाइंड समथिंग दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट बट प्रीवियसली अननोन। एग्जिस्ट तो करती है लेकिन हमें पता नहीं था। न्यूटन की डिस्कवरी हुई थी ग्रेविटी पे, कोई न्यू स्पीशीज को डिस्कवर किया गया प्लेनेट पे। समझ में आया? तो डिस्कवरी इज ऑफन यूज कैन से अनएक्सपेक्टेडली, एंड रिसर्च एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये कीवर्ड्स को पकड़ लेना, रिसर्च के क्या कीवर्ड्स यूज होंगे, डिस्कवरी के क्या होंगे, घुमा देगा एग्जामिनर आपको अदरवाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स, फीचर्स क्या है आपकी रिसर्च के? सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिविटी। रिसर्च के अंदर आप ऑब्जेक्टिव होके काम करोगे, साइंटिफिक फैक्ट पे काम करोगे, फैक्चुअल्स डाटा को लोगे, अपनी पर्सनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस नहीं करोगे, इमोशनल बायसनेस आपके रिसर्च में नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी, मैं वो पॉइंट आपको बताऊंगी भी। आपके वैलिडिटी है, टाइप्स ऑफ वैलिडिटी है, क्रेडिबिलिटी है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिविटी है, रेप्लिकेबिलिटी है, सिंपल सिंपल पॉइंट को इसको फटाफट लेके चलेंगे। समझ में आया? नेक्स्ट ले लेते हैं हम क्रेडिबिलिटी। अब ये क्रेडिबिलिटी क्या होता है? क्रेडिबिलिटी का मतलब है ट्रस्टवर्थी, बेस्ट चीज। क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्टवर्थी। क्रेडिबिलिटी के साथ आप कंफ्यूज करते हो एक टर्म को, जो है आपकी रेप्लिकेबिलिटी या रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल, रेप्लिकेबल का मतलब होता है बच्चे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, R
सी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है ना आपके एग्जाम में। आर सी, रेप्लीकेबल मतलब कंसिस्टेंट, कि एक बार जो आपने रिसर्च कर ली उसको अगेन करोगे, सेम मेथड से करोगे, सेम टाइम फ्रेम में करोगे, तो आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। रेप्लीकेबिलिटी, इसी में एक टर्म और कंफ्यूज करते हो जो कि है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है भरोसे लायक, यू रिलायबल। रेप्लिकेबिलिटी में क्या होता है, रेप्लिकेबिलिटी में अलग अलग मेथड से आप टेस्ट करते हो जब सेम रिजल्ट आपको मिलता है। क्या डिफरेंट मेथड से जब आप चेक करोगे ना तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपकी रिसर्च रेप्लिकेबल है। लेकिन रिलायबल में क्या होता है, सेम मेथड सेम रिजल्ट, सेम मेथड सेम रिजल्ट। मेरे को कोई एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो? मैंने क्या किया, मैंने किया है कि मेरे को स्टूडेंट का टेस्ट लेना है, मेरे को स्टूडेंट का टेस्ट लेना है, उस पे मैंने सेम क्वेश्चन पहले मैंने आज है मेरे पास 21 मई फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट मैं 21 जून को टेस्ट ले रहा हूँ, सेम टेस्ट है, टेस्ट जो है वो मेरा सेम है, और जो रिजल्ट आया है बच्चों का वो भी सेम आया है या फिर डिफरेंट आया है। अगर सेम टेस्ट था, सेम रिजल्ट आया है, तो मेरी रिसर्च क्या हो गई, रिलायबल, भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सेम टेस्ट ना होके मैंने कोई दूसरा टेस्ट दे दिया, डिफरेंट टेस्ट के बाद भी आपका रिजल्ट अगर सेम आया है तो आप कहोगे रेप्लिकेबल, तो आप कहोगे रेप्लिकेबल। समझ में आया? इजी था। इन तीनों टर्म को ध्यान रख लेना, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होती है। क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्थी, एक एक कीवर्ड लिखवा रही हूँ बस। क्रेडिबिलिटी, ट्रस्टवर्थी, रेप्लिकेबल, कंसिस्टेंसी, रिलायबल, सेम मेथड सेम रिजल्ट। यहां तक समझ में आ गया? अब रिलायबिलिटी की बहुत सारी आपकी टाइप्स आती हैं, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इंपॉर्टेंट है इसीलिए टाइम लगा रही हूं, साथ साथ नोट करते चलना। रिलायबिलिटी की टाइप्स, रिलायबिलिटी का आप कीवर्ड लिखोगे कंसिस्टेंसी एंड फाइंडिंग ऑफ स्टेबिलिटी। कंसिस्टेंसी तो होती ही होती है, प्लस स्टेबिलिटी के आपकी फाइंडिंग में स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी इन फाइंडिंग्स, आपकी फाइंडिंग्स में स्टेबिलिटी आती है। गॉट इट? फर्स्ट मेथड, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, नाम ही आपको बता रहा है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या चेक करेगा, हर बार 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 चेक करें, जब भी हम कोई टेस्ट लेते हैं तो हमें सेम रिजल्ट आए, ये चेक करता है टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। एक ही चीज को जब बार बार टेस्ट करते हैं तो रिजल्ट सेम आना चाहिए। शुगर है किसी पेशेंट को, शुगर है, जब भी टेस्ट करोगे हर बार ये दिखाए कि हाँ भाई इसका शुगर है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हो रहा है तो कौन से, तो उसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। टेस्ट रीटेस्ट, एक ही चीज को अगेन एंड अगेन टेस्ट करना, दिस इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। स्कूटी खराब होगी, बार बार स्टार्ट करके देख रहे हो लेकिन वो हो ही नहीं रही है, टेस्ट रीटेस्ट। सेकंड, इंटररेटर रिलायबिलिटी, इंटररेटर रिलायबिलिटी, इंटररेटर रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है,
इंटरेटर रिलायबिलिटी का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा फाइंडिंग्स आपका सेम रिजल्ट देती है। क्या? टू और मोर फाइंडिंग्स गिव सेम रिजल्ट, गिव सेम रिजल्ट। एग्जाम्पल लो, हमारे पास एक ऐसे कंपटीशन था, हमारे कॉलेज में क्या हुआ, एक ऐसे कंपटीशन हमने कंडक्ट करवाया। उस ऐसे कंपटीशन में आपके 3 जज थे, तीनों जजों हमारे पास फर्स्ट पोजीशन आई। तीनों जज ने उसको 9, 9, 10 ये रेट दिया आउट ऑफ 10। तो मतलब क्या है, आपकी इंटर रेटर रिलायबिलिटी हाई है। आप इसमें कह सकते हो दो या दो से ज्यादा टीचर जब इंडिपेंडेंटली ग्रेड देते हैं एक ऐसे को, एक टेस्ट को, और उनका जो ग्रेड है वो सिमिलर सिमिलर स्कोर करता है, तो दिस इज इंटर रेटर रिलायबिलिटी। समझ में आया? दो या दो से ज्यादा टीचर जब इंडिपेंडेंटली ग्रेड देते हैं और वो ग्रेड सिमिलर शो करता है, वो ग्रेड आपकी किसी भी चीज पे हो सकता है, अगर वो सिमिलर स्कोर शो कर रहा है दैट मीन्स दे हैव इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर से एक चीज और आती है इसी के बाद, इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। इंट्रा रेटर, ये इंटर और इंट्रा में क्या फर्क होता है? इंटर का तो मतलब है जहां पे दो या दो से ज्यादा पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, इंट्रा के अंदर एक सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होता है। तो सॉरी, इंट्रा रेटर के अंदर क्या होता है, सेम रिजल्ट एट डिफरेंट टाइम। इंट्रा के अंदर क्या होता है, सेम रिजल्ट एट डिफरेंट टाइम। समझ में आया? जज वही एक टीचर है, डांस कंपटीशन है हमारे इस कॉलेज में, जज वही एक टीचर है, लेकिन जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है ना, हर बार वही फर्स्ट आता है, चाहे वो डांस कंपटीशन आपका फेवरल पे हो, फ्रेशर पे हो, किसी और इवेंट पे हो, हर बार वही बच्चा फर्स्ट आता है। इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ, दैट इज पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ये आपके एग्जाम से रिलेट करेगा, देखना। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कंसिस्टेंसी है बिटवीन टू वर्जन। एक टेस्ट है, एक टेस्ट है, उसका ए पार्ट है और बी पार्ट है, या फिर आप कह सकते हो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, अलग अलग शिफ्ट में है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में है और एक इवनिंग शिफ्ट में है। अगर स्टूडेंट सिमिलर स्कोर करते हैं मॉर्निंग शिफ्ट में भी एंड इवनिंग शिफ्ट में भी, तो हम कहेंगे कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हाई है। मॉर्निंग शिफ्ट में भी 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसके 200 प्लस स्कोर किया है, और इवनिंग शिफ्ट में भी 100 स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिसने 200 प्लस स्कोर किया है। तो मैं क्या कहूंगी कि पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हाई है। पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि कंसिस्टेंसी है between different version of test that is designed to measure same thing। ध्यान रखना यहाँ पे, डिजाइन टू मेजर सेम थिंग। यहाँ पे हम यूजीसी नेट में क्या मेजर करते हैं, यूजीसी नेट में हमारी एक एलिजिबिलिटी मेजर होती है कि बच्चा असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी के लिए, जेआरएफ के लिए एलिजिबल है या नहीं। दोनों टेस्ट, मॉर्निंग शिफ्ट का भी और इवनिंग शिफ्ट का भी, सेम एक ही चीज मेजर करता है, दैट इज एलिजिबिलिटी। समझ में आया? ये है पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, दैट इज स्प्लिट हाफ। स्प्लिट हाफ, स्प्लिट हाफ को आप ऐसे समझो, मेरे टेस्ट में टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने क्या किया, मैंने
5 क्वेश्चन एक बारी दिए एंड 5 क्वेश्चन आपको टेस्ट में एक बारी दिए। इस तरीके से मैंने आपके 2 टेस्ट लिए। जिस बच्चे के इस टेस्ट में स्कोर 4 थे आउट ऑफ 5, उस स्टूडेंट के इस वाले टेस्ट में भी 4 ही स्कोर हुए आउट ऑफ 5। हाफ में जब आपने चीजों को स्प्लिट किया तो ये नहीं है कि पहले के क्वेश्चन आसान थे या बाद के मुश्किल थे, बाद के आसान थे या पहले के मुश्किल से। इक्वल रिजल्ट मिला, सिमिलर रिजल्ट मिला आपको, दैट इज स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। समझ में आया है? टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिव हो गया, क्रेडिबिलिटी हो गया, रेप्लिकेबिलिटी हो गया, रिलायबिलिटी हो गया। ये 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स याद होगी। अब आ जाओ 5th कैरेक्टरिस्टिक आपकी रिसर्च की, दैट इज वैलिडिटी। वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या शो करती है? वैलिडिटी शो करती है आपकी एक्यूरेसी। आप याद रखोगे VA, वैलिडिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ऐसे याद रख लो। वैलिडिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी। अब आगे करते हैं टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। एक सेकेंड में इसको इरेज कर दूं। वैलिडिटी की क्या क्या टाइप्स होती हैं? सबसे पहली है एक्सटर्नल वैलिडिटी एंड इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल एंड इंटरनल वैलिडिटी का मतलब क्या हुआ? एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है कि जो भी मैं सैंपल से रिजल्ट निकाल रहा हूं वो मेरा सैंपल के साथ साथ मेरी पॉपुलेशन पे भी एक्यूरेटली वही रिजल्ट आएगा। या फिर मैं कह सकती हूँ एक ही पॉपुलेशन पे मैंने सैंपल 1 निकाला एंड मैंने सैंपल 2 निकाला। अगर इस सैंपल से मैंने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया है या रिजल्ट ड्रॉ किया है, वो सेम रिजल्ट आपके इस सैंपल का भी होगा। दिस इज एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में आप लिख लो, अप्लाइड टू अदर सैंपल गिव एक्यूरेट एंड सेम रिजल्ट। अप्लाइड टू अदर सैंपल, किसी और सैंपल पे भी अगर आप सेम चीज को अप्लाई करते हो तो वो सेम रिजल्ट ही देगा। उसके बाद है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी जो है वो आपका एरर फ्री होता है। एरर फ्री। इंटरनल वैलिडिटी का आप एग्जांपल ले सकते हो कि बुक्स के अंदर आप ट्रस्ट करते हो बुक पे, अगर आपको कोई भी आपका यूजीसी नेट का आंसर में डाउट होता है तो आपसे एनटीए मांगता है प्रूफ। प्रूफ मांगा जाता है आपसे कि कैसे आप कह सकते हो कि हमारा क्वेश्चन गलत है एंड आपका सही है। तो उसके लिए आपको चाहिए होती है इंटरनल वैलिडिटी। और इंटरनल वैलिडिटी लाइक हम कहते हैं कि नेट से लेके कोई भी चीज अगर डालोगे तो वो आपकी सही नहीं होगी, वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी। आपको सीबीएसई का डाटा लेना पड़ेगा या गवर्नमेंट अप्रूव्ड साइट का डाटा लेना पड़ेगा, लाइक इग्नू का डाटा आप लोगे। अदरवाइज अगर आप नेट से कोई भी चीज सर्च करके उसको एज ए प्रूफ डालोगे तो वो इंटरनल वैलिडिटी नहीं होगी उस चीज की। समझ में आया इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी का कंसेप्ट? उसके बाद नेक्स्ट वैलिडिटी की टाइप आती है आप पे कंटेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी क्या मतलब क्या है? कंटेंट वैलिडिटी का मतलब है मेजर द एक्सपेक्ट ऑफ कंटेंट। जो भी कंटेंट के अलग अलग डिफरेंट एस्पेक्ट हैं उनको मेजर करना लॉजिकल तरीके से। क्या? लॉजिकल तरीके से अपनी चीजों को एक्यूरेटली प्रूफ करना। यू नहीं है कि आप लड़ झगड़ के डिबेट कर रहे हो, लॉजिक दो, रीजन दो, प्रूफ दो कि क्यों आप कह रहे हो कि ये चीज वैलिड है। समझ में आया? और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट में होता है
कंस्ट्रक्ट में आप कह सकते हो लाइक कि जो लॉजिक आपने यहाँ पे लगाया है क्या वो लॉजिक सही है. Construct validity, you can say, does the test truly measure the concept that it claim to? या measure the construct मतलब जो आप कह रहे हो कि आपने घर बनाया तो उसके कंस्ट्रक्शन में वो लॉजिक ही गलत तरीके से अप्लाई किया गया है. तो दिस इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. अब आप एग्जाम्पल ले लो. किसी पर्सन के माइंड में वो है, क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन. डिप्रेशन का जो स्केल है उसको आप मेजर कर रहे हो उसके सिम्टम्स इस तरीके से कि वो बहुत ज्यादा हंस रहा है, वो बहुत ज्यादा खेल रहा है. तो जो आपने डिप्रेशन का स्केल बनाया वो स्केल जो आपने बनाया वो स्केल ही गलत बना दिया. उसके सिम्टम्स ही आपने वो लिए ही नहीं जो लेने चाहिए थे. तो उसके थ्रू जो आप चीजों को कंक्लूड करोगे वो तो अपने आप ही गलत है. कंस्ट्रक्शन ही गलत होगी घर की तो घर का बाकी सारी चीजें तो अपने आप ही खराब होगी. बेसिक ढांचा ही गलत कर दिया. दिस इज योर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. समझ में आया. नेक्स्ट होती है आपकी क्राइटेरियन वैलिडिटी. क्राइटेरियन वैलिडिटी आपका मेजर करता है कि जो टेस्ट है वो रिलेट करता है आपके स्टैंडर्ड और आउटकम से. कि जो आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया है वो उससे रिलेट कर रहा है. डज द टेस्ट रिलेट वेल टू नो द स्टैंडर्ड एंड आउटकम. डिप्रेशन को जो आप मेजर कर रहे हो उसके स्टैंडर्ड्स के साथ उसके आउटकम के साथ वो मेजर भी कर पा रहे हो. डिप्रेशन स्केल जो आपने बनाया है कि अगर आप इतना खाते हो, इतना हंसते हो, इतना बोलते हो, उसके लेवल के हिसाब से कि आप डिप्रेशन में हो. लेकिन साथ में ये भी देखो क्या वो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है, वो एक सिंगल पर्सन पे फिट हो रहा है या वो सभी पे फिट हो रहा है. वो डिप्रेशन का जो आपने स्केल बनाया वो एक जगह पे वैलिड है, वो हर जगह पे वैलिड है. समझ में आया. क्राइटेरियन वैलिडिटी में ही आपकी दो चीजें आती है, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी एंड कंकरेंट वैलिडिटी. प्रिडिक्टिव एंड कॉन्क्यूरेंट. प्रिडिक्टिव वैलिडिटी का मतलब है कि आप फ्यूचर आउटकम को एक अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या नहीं. एंड कंकरेंट वैलिडिटी आपका मैच करता है रिजल्ट टू करंट टेस्ट या किसी और टेस्ट के थ्रू. कंकरेंट में आप सिर्फ इतना लो कि जो आपने स्टैंडर्ड बनाया है क्या वो करंटली किसी से मैच कर रहा है. फ्यूचर का बहुत ज्यादा नहीं देखना, पास्ट में मत देखो. करंटली वो स्टैंडर्ड क्या आपका सेम टाइम पे मैच कर रहा है. समझ में आया. मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट करूं, ज्यादा हो गया है क्या. एक लास्ट टाइप की वैलिडिटी और होती है उसको देख लो फिर हम सारा एक बार रिवाइज कर लेंगे. फेस वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी का मतलब क्या है कि वो दिख रहा है, 100% वो दिखने लग रहा है कि ये चीज तो है ही गलत. उसकी शक्ल पे लिखा है कि ये चीज एक्यूरेट नहीं है. इसमें बहुत फनी से एग्जांपल मेरे माइंड में आया है. आप एक आप एक जिम में गए. जिम में आपको एक हेल्दी सा पर्सन मिला, उससे जाके आप पूछो कि आप डाइटिंग पे हो. और वो हेल्दी सा पर्सन उस टाइम पे जिम में बैठ के समोसे खा रहा है. और आप उससे जाके पूछ रहे हो क्या आप डाइटिंग पे हो. भाई वो दिख रहा है कि वो जिम में बैठ के समोसे खा रहा है तो हाउ कैन यू से कि आप डाइटिंग पे हो या नहीं. समझ में आया. रिवाइज कर लें एक बार चीजों को. होप सो चीजें समझ में आई हैं आपको. देखो हमने स्टार्ट किया था इसके फीचर्स के साथ. सबसे पहला था ऑब्जेक्टिविटी कि हम साइंटिफिक मेथड्स पे देख, मैं पॉइंट बोलती चल रही हूँ, आप सारे इसको रिमार्क करते चलना. ऑब्जेक्टिविटी साइंटिफिक फैक्ट पे बात करना, पर्सनल बायसनेस नहीं होनी, जजमेंट नहीं आना चाहिए. गॉट इट. क्रेडिबिलिटी किसी भी चीज का बेस्ट मेथड. क्रेडिबिलिटी में आप ये ले लो कि क्रेडिबिलिटी के अंदर आपका ज्यादातर क्वांटिटेटिव डाटा को यूज किया जाता है. इसमें साथ ही आपके प्राइमरी डाटा को जब आप यूज करते हो
तो आपकी हाई क्रेडिबिलिटी होती है। टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ मेथड, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना याद रखो, हाई क्रेडिबिलिटी रिसर्च ऑलवेज यूज प्राइमरी डाटा। गॉट इट। नेक्स्ट आपका रेप्लिकेबल। रेप्लिकेबल का मतलब है कि कंसिस्टेंट रिजल्ट, सेम रिजल्ट। अलग मेथड को यूज करो लेकिन आपको रिजल्ट हमेशा सेम ही मिल रहा है, दैट इज रेप्लिकेबल। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल में आता है आपकी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि रिपीट रिसर्च विद सेम मेथड एंड गेटिंग द सेम रिजल्ट अगेन। रिलायबिलिटी को आप वेरीफाइबिलिटी भी कह सकते हो। रिलायबिलिटी को रिजल्ट करते हो किसे? कंसिस्टेंसी से। रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी को आप कह सकते हो कि आप वेरीफाई कर रहे हो सेम टेस्ट को अगेन सेम सैंपल पे लगा के आप चीजों को वेरीफाई कर रहे हो, दैट इज रिलायबिलिटी। 4 टाइप की मेजर रिलायबिलिटी पढ़ी हमने। टेस्ट, रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट का मतलब क्या है? सेम टेस्ट ओवर द टाइम बाय सेम पर्सन। दोबारा सुन लो, सेम टेस्ट ओवर द टाइम सेम पर्सन। टेस्ट सेम होगा, पर्सन सेम होगा, टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। इसकी एक टेबल बना ले हम अच्छी से। एक सेकेंड रुको। इंटर रेटर, सेम टेस्ट, सेम पर्सन, डिफरेंट टाइम। टेस्ट सेम होगा, पर्सन सेम होगा, लेकिन टाइम पीरियड डिफरेंट होगा। उसके बाद है आपका, कहाँ गया, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी को इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी भी कह सकते हैं, कोई ये बड़ी चीज नहीं है। इंटर रेटर रिलायबिलिटी में सेम टेस्ट कंडक्ट बाय डिफरेंट पर्सन ऑन सेम टाइम। क्या? टेस्ट तो सेम होगा, सेम टाइम पे होगा, लेकिन टेस्ट कंडक्ट करने वाला पर्सन डिफरेंट होगा। टेस्ट कंडक्ट करने वाला पर्सन डिफरेंट होगा। अरे अरे अरे, मैंने ये क्या कर दिया, इंटरेटर। टेस्ट, रीटेस्ट। नेक्स्ट है आपकी इंटरेटर। टेस्ट रीटेस्ट के अंदर सेम टेस्ट ओवर टाइम बाय द सेम पर्सन। इंटरेटर, सेम टेस्ट कंडक्ट बाय डिफरेंट पीपल ऑन द सेम टाइम। समझ में आ गया? आगे आ जाओ, पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म के अंदर क्या है? पैरेलल फॉर्म के अंदर है, इसका क्या बनाए, आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो करेक्शन बिटवीन दो या दो से ज्यादा वर्जन ऑफ टेस्ट के अंदर आप कुछ करेक्शन कर रहे हो या उसको इक्विवेलेंट वर्जन लेने की कोशिश कर रहे हो, ताकि इस पैरेलल फॉर्म में सबसे बड़ा एग्जांपल भाई अपने यूजीसी नेट का याद रखना। यूजीसी नेट का ही पेपर दे रहे हो जिसमें रिजल्ट आपका फिर परसेंटाइल में आता है। समझ में आया? सेम चीज को मेजर करने के लिए जब कोई टेस्ट कंडक्ट होता है तो वो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी होता है। नेक्स्ट इंट्रारेटर। इंट्रारेटर तो आपको हमने साथ साथ देख ही लिया, सेम रिजल्ट एट द डिफरेंट टाइम। इंट्रारेटर को भी लिख लो भाई, इंटर के बाद यहाँ पे इंट्रा डाल लो। इंट्रारेटर सेम, एक सेकेंड, सेम रिजल्ट। टेस्ट भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, और आपका टाइम पीरियड भी डिफरेंट टाइम होता है और डिफरेंट टेस्ट होता है। यार ये क्या कर रही हूँ मैं, डिफरेंट टेस्ट सेम पर्सन ने करवाया अलग टाइम पीरियड पे, तो आपका इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी होता है। इंट्रा मतलब एक ही पर्सन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पर्सन सेम होगा। समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ पर्सन सेम होगा। इंट्रा मतलब मैं खुद ही चेक कर रहा हूँ अगली बार फिर से।
एक ही पर्सन की बात होती है इंट्रा में। एंड द लास्ट वन इज स्प्लिट हाफ, जब पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर को आप दो पार्ट में डिवाइड कर देते हो, एक पार्ट एक बच्चे को दिया, दूसरा पार्ट दूसरे बच्चे को दिया, दोनों का इंटेलिजेंसी लेवल सेम था और दोनों ने 10 में से या 5 में से 4-4 नंबर स्कोर करे। समझ में आ गया? वैलिडिटी पे आ जाए। वैलिडिटी में क्या होता है? वैलिडिटी आपकी एक्यूरेसी से रिलेट करती है। वैलिडिटी आपका मेजर करती है कि कौन सा टेस्ट कितना एक्यूरेट है, हाउ मच दैट द फिनोमिना दे मेजर वर्सेस हाउ मच नॉइस अनरिलेटेड टू द कैप्चर इन द रिजल्ट। बहुत फैंसी सी वर्ड होगी ना, छोड़ दो, सिर्फ इतना याद रखियो, वैलिडिटी इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी। एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब है कि आप जर्नलाइज कर रहे हो चीजों को, जर्नलाइज कर रहे हो चीजों को, जर्नलाइज टू डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, डिफरेंट सेटिंग, डिफरेंट कंडीशन। हर चीज डिफरेंट है, लेकिन जो आपने कंक्लूजन निकाला वो जर्नलाइज है, वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई है तो इसका मतलब ये है कि जो आपने कंक्लूजन निकाला है वो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। गॉट इट? इंटरनल वैलिडिटी, फ्री फ्रॉम बायस, कोई आपका ऐसा उसके अंदर त्रुटि नहीं है कह सकते हो। इंटरनल वैलिडिटी का आप अपना एक ये वाला एग्जांपल याद रखो कि जैसे आप का रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ आपको लगती है तो आपकी बुक्स के अंदर आपकी इंटरनल वैलिडिटी होती है और वो बुक्स को आपकी एनटीए वैलिड मानता है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड गवर्नमेंट वेबसाइट का डाटा होना चाहिए या सीबीएसई का डाटा होना चाहिए। समझ में आया? इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी के बाद है कंटेंट, कंस्ट्रक्ट और क्राइटेरियन। कंटेंट का तो मतलब ये होता है कि जो कंटेंट उसके अंदर लिखा गया है, कंटेंट इन द सेंस कि उसका लॉजिक सही होना चाहिए, कंटेंट लॉजिक सही होना चाहिए। मेजरमेंट मेथड कवर द एंटायर रेंज ऑफ रेलेवेंट बिहेवियर, थॉट्स, फीलिंग दैट डिफाइन कंस्ट्रक्ट बीइंग मेजर। बहुत बड़ी सी लाइन हो गई, भूल जाओगे। कंटेंट को याद रखो बस कि लॉजिक सही लगाना चाहिए। कंस्ट्रक्ट को याद रखो कि जो कंस्ट्रक्शन करी है, जो लॉजिक लगाने का मूल ढांचा है, जिस बेसिस पे तुमने लॉजिक लगाया है, उसकी कंस्ट्रक्शन सही होनी चाहिए। क्राइटेरिया को याद रखो कि आपका बेसिक स्टैंडर्ड के हिसाब से काम होना चाहिए। समझ में आया? फेस वैलिडिटी तो सबसे इजी है कि दिख ही रहा है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यक्ष प्रमाण आया ना कुछ? इंडियन लॉजिक, इंडियन लॉजिक की भी मैंने आपकी सारे क्लासेस कंप्लीट करी है, एक ही वन शॉट बनाने वाली हूँ मैं बहुत जल्दी, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट 5 से 6 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें वेस्टर्न लॉजिक, इंडियन लॉजिक सब कुछ कवर करेंगे हम। गॉट इट? अब इसके कुछ क्वेश्चन कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रिलायबिलिटी ऑफ रिसर्च टूल मीन्स, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? RC, रीड इन कॉम्प्रिहेंशन, रिलायबिलिटी एंड दी कंसिस्टेंसी, रिजल्ट ओवर द टाइम। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। इजी था। Which type of reliability validity refers to test refers to how well a test measure entire content? entire content की बात करें तो content validity ही आएगा। बहुत easy question है भाई। अच्छा ये repeat है। Which of the following increase the credibility of qualitative research? देखो qualitative quantitative research में वैसे नेक्स्ट क्लास में आपकी करवाने वाली हूँ। अगर इस क्वेश्चन को आपको समझ में आता है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन को लेंगे। जिसको आता है आज की क्लास में अभी की अभी आप मेरे को आंसर बताओगे। नेक्स्ट, the degree to which research degree to which result of a study can be journalized, जो रिजल्ट है उसको जर्नलाइज करना है, मतलब एक्सटर्नल वैलिडिटी। Which of the following ensure that instrument is measuring what is supposed to measure? इसमें से क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो आपका मेजर करता है, जो आप मेजर करना चाहते हो उसी चीज को मेजर करता है? इसका आंसर बता दो भाई मुझे फटाफट। इसका आंसर आप लोग बताओगे, आई एम वेटिंग।
सपोज टू मेजर बेटा वैलिडिटी, कि ये चीज वैलिड है, एक्यूरेट है या नहीं। नेक्स्ट, इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? एक्सटर्नल होता तो जनरलाइजेशन कर देते, लेकिन इंटरनल पूछा गया है, इंटरनल में क्या होगा? एक्सटर्नल तो हमने अभी देख लिया, इंटरनल रिलेशनशिप आएगा आपके वेरिएबल्स के बीच में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ रिलायबिलिटी, कौन से टाइप की रिलायबिलिटी इसमें से नहीं होती? इंटररेटर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर रिलायबिलिटी होती है, कंस्ट्रक्टर वैलिडिटी होती है, मेरे को ये बताना। ये कंस्ट्रक्टर रिलायबिलिटी होती है या कंस्ट्रक्टर वैलिडिटी होती है? मैडम कंस्ट्रक्टर तो वैलिडिटी होती है, जिसमें हम प्लानिंग के बारे में बात करते हैं कि हमारी कंस्ट्रक्शन सही होनी चाहिए भाई। जो लॉजिक लगा रहे हो वो लॉजिक लगाने का कंस्ट्रक्शन, उसका बेसिक ढांचा तो सही हो। कंस्ट्रक्टर वैलिडिटी का ही क्वेश्चन आ गया। कंस्ट्रक्टर वैलिडिटी क्या होती है, अब आप बता दो। कंस्ट्रक्टर वैलिडिटी होती क्या है? द एक्सटेंट टू विच ए टेस्ट मेजर थ्योरेटिकल कंसेप्ट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब है कि किस एक्सटेंड तक आप टेस्ट को मेजर कर सकते हो, बेसिक ढांचा कहाँ तक आप लेके जा सकते हो चीजों को समझाने के लिए या समझने के लिए। चलिए आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। एट लास्ट ए वेरी वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। क्लास में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच।